बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडिगो। अब ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है शायद आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये चैप्टर फिक्शनल नहीं है, यानी कि कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी के ऊपर नहीं बेस्ड है। ये हमारे भारत के इतिहास के एक बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट के ऊपर बेस्ड है। सो आज के लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ वो देख लेते हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी किसने लिखी है? लुई फिशर ने लिखी है। हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन हम यहाँ पे जो मेन किरदार थे उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद ये इंडिगो का क्या इशू था और उस इशू में गांधी जी का क्या रिएक्शन था, कैसे लॉयर्स को उन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया और किस तरीके से लॉयर्स का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। उसके अलावा हम स्टेप्स देखेंगे जो गांधी जी ने लिए ताकि वो इस इशू को हटा सके। एंड फाइनली हम गांधी जी और उनके क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चैप्टर है इंडिगो, बेसिकली इसकी थीम ये है कि ये चैप्टर बात करता है इफेक्टिव लीडरशिप जो कि पोर्ट्रे की गई थी गांधी जी के द्वारा इतने बड़े एक इशू में। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इंडिगो का ये जो पर्टिकुलर इवेंट था, यहीं से गांधी जी ने ठान लिया था कि सिविल डिसोबीडियंस और वायलेंस, इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो इंडिया को ब्रिटिश राज से आजाद करवाएंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जरा इस चैप्टर के राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर का नाम है लुई फिशर। अब लुई फिशर का जन्म हुआ था 1896 में और उनकी डेथ हुई थी 1970 में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये बिकॉज इन्होंने जर्नलिज्म परस्यू किया था और जर्नलिज्म में कहा जाता है कि इन्होंने किताब लिखी थी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कही जाती है महात्मा गांधी के ऊपर अभी तक जो लिखी गई है। लुई फिशर ने इसके अलावा बहुत सारी और भी किताबें लिखी थी जैसे कि द गॉड दैट फेल्ड। इस जो चैप्टर को आप पढ़ने वाले हो, बेसिकली उनकी ये जो बुक थी महात्मा गांधी के ऊपर, उसी में से एक पार्ट लिया गया है। बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिगो। अब ये जानने के बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में क्या इशू था, इंडिगो की क्या कहानी थी, वो जानने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि महात्मा गांधी को इस पूरी कहानी के बारे में बताया किसने। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक गरीब पेजेंट जो कि चंपारण में रहता था, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के एक बहुत ही क्रूअल रूल या लॉ कह सकते हैं, उसकी वजह से उसका पछताया हुआ, उसका मारा एक इंसान ढूंढते ढूंढते अपनी सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है लखनऊ, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन चल रहा था। वहां पर वो अपनी इस प्रॉब्लम को किसी को बताना चाहते हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो कोई उनको पॉइंट करता है गांधी जी की तरफ और कहता है अगर तुम्हें अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो गांधी से जाकर के बात करो। वो गांधी जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि गांधी जी हाथ जोड़ करके प्लीज आप मेरे साथ चलिए चंपारण, मेरे को वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे पता है केवल आप ही मदद कर पाएंगे। गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था, लेकिन गांधी जी की कुछ प्रायर कमिटमेंट्स होती हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सॉरी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मुझे अभी कानपुर जाना है। तो यहां पर राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रदर्शन करते हैं। वो अपनी डेडिकेशन दिखाते हुए गांधी जी के साथ साथ जाते हैं। गांधी जी पहले कानपुर जाते हैं, उसके बाद उनकी और भी बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, ऑल ओवर इंडिया वो ट्रैवल करते हैं और फाइनली जो साथ में होते हैं राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी को फॉलो करते हैं हर स्टेप में। वो गांधी जी को बोलते हैं कि प्लीज आप एक तारीख फिक्स कर दीजिए, आप मेरे साथ कब चलेंगे। इतनी दृढ़ता देखते हुए, इतनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन देखते हुए कि ये इंसान, मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूं, ये मेरे साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, अपने घुटनों पे बैठे हुए बस एक ही चीज मेरे से कह रहा है कि प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए, जरा सुना तो जाए कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है, मुझे कलकत्ता जाना है, उसके बाद तुम्हें जहां ले चलना हो मुझे अपने साथ ले चलना। तो अब होता क्या है कि यहां पर राजकुमार शुक्ला एक इशू के बारे में बात करते हैं जो इशू चंपारण के सभी पेजेंट्स जो थे वो फेस कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं उस इशू के बारे में। असल में हुआ क्या था कि चंपारण के जितने भी गरीब लोग थे उन सभी की जमीनों को हथिया लिया था ब्रिटिशर्स ने। उन सभी की जमीनों को, बोलो राज तो उन्हीं का था, तो जमीनें उनकी नहीं थी लेकिन फिर भी वो राज करके बैठे थे तो वो जमीनें उनके अंडर आती थी। तो जितना भी एरेबल लैंड था, एरेबल यानी कि ऐसा लैंड जिसके ऊपर कल्टीवेशन की जाती है, वो लैंड उन्होंने अपने अंदर हथिया लिया था और इन सभी गरीबों को बोला था, इन सभी फार्मर्स को, किसानों को बोला था कि तुम इस तुम रेंट पे इन जमीनों को यूज कर सकते हो। अब रेंट में तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुम इस पोर्शन में जितनी भी बड़ी तुम्हारी जमीन है उस पे जो चाहे वो उगा सकते हो, लेकिन उस जमीन के 15% हिस्से पे आपको केवल इंडिगो उगाना पड़ेगा। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है जिससे डाइज वगैरह बनती हैं। तो अब हुआ क्या कि ये सभी लोगों को वो एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और बहुत ही ज्यादा झंझट भरे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंसा लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसमें वो लोग 15% अपनी जमीन पर इंडिगो उगाते थे और वो इंडिगो दे दिया करते थे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स इस इंडिगो को आगे फॉरेन मार्केट में बेचा करते थे और
सारा पैसा अपने पास रखते थे, इसलिए ये कमर्शियल क्रॉप था। अब ये इशू यहां पर चल रहा था, केवल यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इशू में एक पोर्शन ये भी था कि बाद में ना ब्रिटिशर्स को पता चला कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का इजाद कर लिया था, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, उन्होंने बना लिया था। अब वो सिंथेटिक इंडिगो को सस्ते दाम पर मार्केट में बेच रहे थे, तो कौन खरीदने वाला था ब्रिटिशर्स से इतने महंगे दाम पे इंडिगो? तो यहां पे ब्रिटिशर्स का ये पूरा का पूरा जो धंधा था वो हो गया ठप। अब उन्होंने सोचा कि अब हमें इन सभी गरीबों को आजाद करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से। तो उन्होंने सोचा कि इनको आजाद करने से पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको इनकी आजादी बेच दी जाए। तो इन्होंने उन सभी गरीबों को बोला कि देखो, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना चाहते हो, जो कि गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और बहुत ही इरिटेटिंग कॉन्ट्रैक्ट था, उससे वो आजाद तो होना चाहते थे, बट उन्होंने शर्त रखी कि अगर आजाद होना चाहते हो तो तुम हमें उस 15% जो जमीन है उसका कंपनसेशन दे दो और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कुछ लोगों ने तो कंपनसेशन दे दिया जैसे तैसे, कहीं से पैसा इकट्ठा करके, कुछ अपनी जमीनें गिरवी रख के, जैसा भी करके। बहुत ही गरीब लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने देने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या, थोड़े ही समय में पता चला इन लोगों को, इन गरीबों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, और तब इनको एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये अंग्रेज तो इनको पहले ही आजाद करने वाले थे, लेकिन इन्होंने इनसे इनके पैसे ऐंठे हैं। अब ये प्रॉब्लम चल रही थी और वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और वो न्याय चाह रहे थे, अपने पैसे वापस चाह रहे थे। तो यहां पर उन्हीं सभी पेजेंट्स में से एक थे राजकुमार शुक्ला, जो गए थे गांधी जी के पास और उन्होंने गांधी जी को ये सारा किस्सा सुनाया। गांधी जी ने सारी बात तो सुनी, लेकिन अब गांधी जी ने क्या किया हम उस बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गांधी जी के रिएक्शन पे। गांधी जी को जैसे इस बारे में पता चला, वो चंपारण तो गए, लेकिन चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में उन्होंने सोचा कि जितने भी लॉयर्स हैं जो इन चंपारण के केस में डील कर रहे हैं, उन सभी से मैं पहले प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर लूं और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूं, ताकि मैं इस पूरे मामले के तह तक पहुंच सकूं। तो उन्होंने वहां जाकर के लॉयर्स से कम्युनिकेट किया, उनसे सभी बातचीत करी, और उन्होंने उस बीच लॉयर्स को डांटा भी। जब उनको ये पता चला कि लॉयर्स जो हैं वो इतने ज्यादा इनके केस लड़ने के लिए इन गरीबों से ही इतनी ज्यादा महंगी रकम ले रहे थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा सुनाया, उनको बोला कि तुम इन गरीबों से इतने ज्यादा पैसे ले रहे हो, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, इनको नहीं लूटना चाहिए। और इन गरीबों को कोर्ट में खड़ा करने से इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो अंग्रेज है, जो इनकी बात सुन रहा है, जो इनके सामने बैठा हुआ है वो भी अंग्रेज है। तो ये जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं और उसी इंसान से उनकी कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक ब्रिटिशर से ही ब्रिटिशर की कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये दबे हुए हैं, ये डर के मारे हैं। तो इन लोगों का यही जो डर है वो हमें निकालना पड़ेगा, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। यही सेल्फ रिलायंस का पाठ सिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब हुआ क्या कि वहां से गांधी जी जो हैं चंपारण आए। चंपारण में आकर के गांधी जी ने बहुत से अपना मोतीहारी में क्या बनाया, मोतीहारी में उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए। जैसे ही लोगों को पता चला कि कोई एक मसीहा आया है, उनका चैंपियन आया है उन्हें बचाने के लिए, तो भीड़ उमड़ पड़ी गांधी जी से मिलने के लिए। अब गांधी जी को बीच में उड़ती उड़ती खबर आई कि पास के किसी गांव में किसी एक इंसान के साथ, किसी एक पेजेंट के साथ बदसलूकी की गई है, उसे मारा गया। वो उसको मिलने के लिए जाने लगे। जब वो उसको मिलने के लिए जाने लगे तो तभी उनके पास एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आया और उन्होंने बोला कि आपको अभी के अभी चंपारण खाली करने का ऑर्डर दिया गया है, आपको यहां से जाना पड़ेगा। गांधी जी ने उस पर सिग्नेचर तो किए कि मुझे तुम्हारी खबर तो मिल गई, लेकिन आई डिसओबे, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तुम्हारे लॉ को या तुम्हारे भेजे गए पैमाने को, इस रूल को नहीं मानता, मैं इससे इनकार करता हूं। जैसे ही ये खबर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास पहुंची, उन्होंने सीधा सीधा गांधी जी को समन करा, यानी कि पेशी के लिए अदालत में बुलाया। गांधी जी को समझ में आ गया था कि अगर मुझे अदालत में बुला रहे हैं तो हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। तो उन्होंने अपने सभी लोगों को, अपने सभी दोस्तों को इत्तला कर दिया कि सुनो, तुम आगाह रहना, कल कुछ भी हो सकता है। जब अगले दिन की सुबह देखी मोतीहारी ने, तो वो सुबह बहुत ही काली थी। काली इस वजह से नहीं क्योंकि वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, काली इस वजह से थी क्योंकि इतनी भीड़ अपने इतिहास में कभी चंपारण ने नहीं देखी थी, जितनी भीड़ उस एक इंसान को सपोर्ट करने के लिए आई थी, जिसको वो जानते थे कि ये हमारी मदद के लिए आया है। तो वहां पर पूरी भीड़ गांधी जी के साथ साथ चली और वो अदालत तक पहुंचे। अदालत में जब जा करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा, अरे बाप रे, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है एक इंसान के पीछे और इस भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस भीड़ को वही इंसान कंट्रोल कर रहा है, शांत कर रहा है। तो वो समझ गए कि हम किसी हल्के इंसान से पंगा नहीं ले रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा, इस बंदे में था दम। तो यहां पे क्या हुआ, उन्होंने कोई फैसला सुनाया ही नहीं, उन्होंने फैसला टाल दिया कि तुम जा सकते हो, हम फैसला बाद में सुनाएंगे। बाद में खबर आती है कि केस जो था गांधी जी के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया।
अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही केस ड्रॉप कर दिया जाता है तो गांधी जी सभी प्रूफ और सभी जो एविडेंस थे, लोगों की गवाही थी, वो इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद वो ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास, और उन्हें कहते हैं कि आप इस मामले में जांच पड़ताल कीजिए। जब मामले में जांच पड़ताल होती है तो गांधी जी अकेले होते हैं जो पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो इनसे बोला जाता है कि बताओ तुम कंपनसेशन में कितने पैसे लोगे। अब चाहते तो गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चाहते तो गांधी जी 100% पैसा, पूरा पैसा वापस मांग सकते थे। उन्होंने केवल आधा 50% वापस मांगा कि आप सिर्फ 50% पैसा जो है इन गरीबों का वापस कर दीजिए। ऑफिशियल्स ने बोला हम 25% पैसा वापस करेंगे। सभी लोगों को हैरानी हुई, गांधी जी ने हाँ कह दिया। फिर जब गांधी जी से पूछा गया कि आपने इस 25% के लिए हाँ क्यों कहा, तो गांधी जी ने कहा कि पैसा मायने नहीं रखता। मैं इन सभी लोगों को, चंपारण के लोगों को यह बताना चाहता था कि देखो, इस पैसे के साथ केवल पैसा हमारे पास नहीं आया है, बल्कि उनकी कुछ प्रतिशत इज्जत भी नीचे गई है। और तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए कि हमें डरना नहीं है, हमें खड़े रहना है। गांधी जी हर जगह पर लोगों के पास जाकर के उनकी मदद नहीं कर सकते थे, बल्कि वो उनको सिखाना चाहते थे कि तुम्हें अपनी खुद की मदद कैसे करनी है। तो यहां पर ये पाठ सिखाते हैं गांधी जी और लोगों को समझाते हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे लड़ना है। सिविल डिसोबीडियंस की विजय होती है और इस प्रकार यहां से गांधी जी आगे जाकर के ठान लेते हैं कि मुझे भारत को आजाद कराना है, क्योंकि ये देश मेरा है, ये जमीनें मेरी हैं, मुझे आकर के कोई इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता। गांधी जी का अगर मैं यहां पे क्वालिटीज की बात करूं तो गांधी जी केवल एक इकोनॉमिकल या फिर अगर मैं बोलूं एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उन्होंने लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा। कैसे ध्यान रखा? उन्होंने उनकी हेल्थ का, उनके एजुकेशन का, उनके हाइजीन का ध्यान रखा। उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स की जरूरत है, उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया कि वॉलंटियर करने के लिए। उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, उन्होंने उनके हाइजीन का ध्यान रखा। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है एंड होता है और ये था गांधी जी का रिएक्शन। हमने गांधी जी की इफेक्टिव लीडरशिप भी देखी कि इफेक्टिव लीडरशिप कैसे पोर्ट्रे हुई, एक बॉस और एक लीडर में फर्क क्या होता है। आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक लीडर जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करता है अपने बाकी फेलो मेंबर्स के लिए, ताकि वो उसको फॉलो कर सके। वो पीछे खड़े होकर ऑर्डर नहीं देता कि तुम्हें ये काम करना है, वो करके दिखाता है और फिर बोलता है कि देखो जब मेरे से हुआ तो तुम भी कर सकते हो, आत्मविश्वास देता है। इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के लोगों को इतिहास में सेल्फ रिलायंट बनाया था और उन्हें एक बहुत बड़ी सीख समझाई थी। और यहां से शुरू हो गया था हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई की शुरुआत। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलूंगी जहां पर हम एक दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो टेंशन मत लो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, हम इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आ सकते हैं जहां पर हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।